दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश के 28 अधिवक्ताओं के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी केस के बारे में जिस पर मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना कि 5 अक्टूबर 2021 के निर्णय के बाद सामने आया था। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है, इस केस को आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे, नहीं तो मेरा पिछला वीडियो भी देखिएगा। वो मैं इसको लिंक ड्रॉप करूंगा अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दरअसल उत्तर प्रदेश में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के फर्जी क्लेम के मामले सामने आए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी क्लेम के केस धड़ल्ले से अदालतों के समक्ष लाए जा रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स के समक्ष लाए जा रहे हैं, जिनमें 300 करोड़ से ज़्यादा के दावों को ट्राइब्यूनल्स ने निरस्त भी किया। जांच में पाया गया कि इस सारे मामले में अधिवक्ता और अधिवक्ताओं के साथ साथ पुलिस ऑफिसर, व्हीकल के मालिक, ड्राइवर, डॉक्टर्स, बहुत से लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। जांच में पाए गए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर के अपने निर्णय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा को हिदायत दी। कहा था कि आप इस मामले में देखें, और एसआईटी से भी कहा था कि 15 नवंबर तक जिन अधिवक्ताओं को इसमें दोषी पाया गया है, जिन व्यक्तियों को इसमें दोषी पाया गया है, उनके नाम सील्ड लिफाफे में दें, जिसमें 16 नवंबर की डेट लगी हुई थी। 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से फिर कहा कि आप दोषी पाए गए अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करें, जिसका संज्ञान लेते हुए आज 28 अधिवक्ताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, जो कि फेक क्लेम के केसेस में एक्यूज्ड पाए गए हैं। और ये मामला लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। अगर देखा जाए, एक नज़र डाली जाए तो सहारनपुर से 8 अधिवक्ता, अलीगढ़ से 3 अधिवक्ता, रायबरेली से 2, गाजियाबाद से 2, मेरठ से 4, मुजफ्फरनगर से 2, इटावा से 3, लखनऊ से 11 और एक अधिवक्ता कानपुर से हैं, जिनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। मैं जानबूझकर उन अधिवक्ताओं का नाम नहीं ले रहा हूं। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग की गई है, उसमें इन अधिवक्ताओं के नाम, इनके एड्रेस, चैम्बर के एड्रेस, इनके एनरोलमेंट भी दिए गए हैं। दरअसल 92 केसेस में इन 28 अधिवक्ताओं के नाम आए हैं, जिनमें 55 केसेस रजिस्टर्ड थे, 32 की जांच कंप्लीट हुई है। कुल मिलाकर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये इस तरह के मामले इस प्रोफेशन पर एक दाग है, एक धब्बा है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ताओं और अन्य साथियों के नाम लिए, पहले भी मैंने कहा था, तो इसमें और भी कुछ ऐसे शक्तियां हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई होने से चूक गई है, जिनके नाम इस कार्रवाई में किसी ने भी टच नहीं किए हैं। जो फेक क्लेम के केस रिजेक्ट हुए वो स्कैनिंग में हैं, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनमें क्लेम अवार्ड हुआ, और जब क्लेम अवार्ड हुआ तो वो ट्राइब्यूनल के जजमेंट से ही हुआ है। ट्राइब्यूनल ने भी ट्रायल किया था। ऐसे में ट्राइब्यूनल के अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया गया, उनसे क्यों नहीं प्रश्न किया गया? इसका जवाब मैंने पहले भी कहा था और अब फिर बता रहा हूँ। इसका जवाब यही आता है कि जजेस जो अपने निर्णय देते हैं, या ट्राइब्यूनल जो अपना निर्णय देता है, वो प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर देता है। उसी साक्ष्य के आधार पर अगर ये तथ्य माना जाता है, तो उस आधार पर अधिवक्ता को भी दोषी करार देना
मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि अधिवक्ता भी अपनी सफाई में यही कहेंगे कि वो जब कोई वाद दायर करते हैं किसी भी न्यायालय के सामने, चाहे वो क्लेम का मामला है, कोई और मामला है, यहाँ ट्राइब्यूनल की बात चल रही है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की बात चल रही है, जब वो वहाँ पर क्लेम का मामला फाइल करते हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट लाए जाते हैं, क्लेमेंट जो कागजात लेकर आता है, जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, उसके आधार पर वो ट्राइब्यूनल के समक्ष जाते हैं। तो यह कहकर वो भी अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, वो भी अपना दामन बचा सकते हैं। अगर इस तरह के घोटाले हैं जिनमें बताया जा रहा है कि 300 करोड़ से ज़्यादा का भी मैंने बताया कि वो क्लेम रिफ्यूज़ किए गए, तो ये तो और भी कई सौ या हज़ार करोड़ का भी हो सकता है। अगर वास्तव में इस तरह के मामले हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो है ही, लेकिन इसकी जांच का दायरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को लिखा और उनको तल्ख टिप्पणी भी की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्रा ने भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इस मामले में हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, यानी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उस पर डालने की कोशिश की। और जब सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा सख्त नज़र आया, तब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से प्राप्त नामों के आधार पर या उन नामों के आधार पर जिनको एसआईटी ने अपनी जांच में दोषी पाया, उनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए। अगर आप सस्पेंड किए गए अधिवक्ताओं की सूची देखेंगे, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, कारण भी दिया हुआ है क्यों इनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए, क्या इनके विरुद्ध मामला है। कई एक नाम ऐसे भी हैं जिनके विरुद्ध केस साबित नहीं हुआ, कि जांच कंप्लीट नहीं हुई, तो भी उनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। स्थिति ये किसी भी सूरत में अच्छी नहीं कही जा सकती, ना ही स्पाइस प्रोफेशन के लिए और ना ही समाज के लिए। सभी लोग इसमें शामिल नजर आते हैं, जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने कहा, जैसे कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा। पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, गाड़ियों के मालिक, कार या ट्रक के मालिक या बस के मालिक, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ड्राइवर इन्वॉल्व हैं, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक क्लेम अवार्ड होने के लिए ये एसेंशियल एलिमेंट हैं। यदि एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट के लिए उस गाड़ी का ही पता लगाना होता है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। अगर व्यक्ति को मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर की भी गवाही की ज़रूरत होती है, जो डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करते हैं या ट्रीटमेंट में लेते हैं जहां वो एडमिट किया जाता है। और पुलिस ऑफिसर को तो सीधा सीधा रोल होता ही है इन्वेस्टिगेशन में। कुल मिलाकर पूरा समाज का जो एक एलीट तबका है वो इस घोटाले में वांछित पाया जा रहा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा, अभी भी इसमें एक बड़ा एलिमेंट छूट रहा है या छोड़ दिया गया है। उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश होकर इस तथ्य को रख सकते थे, या अब जिन लोगों के लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं उनके सामने क्या रेमेडी है? अगर लोकल बार एसोसिएशन किसी अधिवक्ता के विरुद्ध कार्रवाई करती है, तब उसके सामने रास्ता होता है कि वो बार एसोसिएशन या बार काउंसिल ऑफ यूपी में जाता है, अपने स्टेट की बार काउंसिल के समक्ष पेश होता है, वहाँ उसकी बात नहीं बनती है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जाता है, उसके बाद वो न्यायालय जा सकता है। लेकिन यहाँ तो विचित्र स्थिति ये है कि इनका सस्पेंशन, इनके लाइसेंस जो सस्पेंड हुए हैं उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हुए हैं, एसआईटी की जांच के बाद हुए हैं, और करने वाले कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि सारे रास्ते पहले ही एक्शन में इनके लिए बंद हुए हैं। अगर गलत काम किया है तो गलत काम की सज़ा मिलना लाजमी है, मिलनी भी चाहिए।
लेकिन फिर मैं बार बार वही बात दोहराता हूँ, अगर इसमें कोई और भी लोग शामिल हैं, चाहे वो अधिवक्ता या अधिवक्ता से ऊपर के लोग हैं, उनके विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर इसे दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस आदेश को देखना चाहते हैं तो वो आदेश भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। पिछली वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।